अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़ैज़ा रियाज़। ईरान और अमेरिका की जो जंग है उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ हम हाजिर हैं आज के प्रोग्राम में। और जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, इतनी ज़्यादा हर वक्त गुजरते वक्त के साथ इतनी तब्दीलियाँ हो रही हैं, इतनी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि सबसे बड़ी खबर इस टाइम की कौन सी होगी। लेकिन अभी जितनी भी मैं खबरें या जितने भी एंगल स्पेशली इस वॉर को लिहाज से हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि उन तमाम को शामिल करें और उसका इम्पैक्ट जो इकॉनमी पे हो रहा है वो भी डिटेल में आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगले 72 घंटे जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि अमेरिका तो ये कह रहा है कि हमने उनकी नेवल फोर्सेस को मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान की वो आबना हरमुज़ को चाहे बंद करके रखे हुए हैं, लेकिन उनके जितना रेडार सिस्टम था, जितनी मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, उसको टारगेट किया जा रहा है। और भी बहुत से ऑप्शंस हैं जिन पर गौर किया जा रहा है। लेकिन अगला सुप्रीम लीडर जो भी होगा, ईरानी रजीम कुछ भी फैसला कर ले, जो भी आएगा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो मेरी मर्जी से आएगा और मेरी आशीर्वाद के बाद ही आएगा। और उन्होंने ये भी बता दिया है कि ये जंग यहाँ ईरान तक ही नहीं रुकेगी, बल्कि ईरान से आगे भी ये जंग फैलेगी। और अगला नंबर उन्होंने तो वैसे क्यूबा का बोला है, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें और बाकी तमाम एंगल्स को भी डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई ईरान के बाद पहले वेनेजुएला, फिर ईरान और आगे अब क्यूबा की बारी होगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप मजीद जो आलमी वर्ल्ड वॉर 3 है उसको एक तरह से वो आग तो लगा ही चुका है, या मजीद ये फैलते हुए आग कहाँ कहाँ तक जाएगी। यहीं से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अपने गेस्ट के इंट्रोडक्शन की तरफ मैं चलती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, उनको वेलकम कहते हैं। इसके साथ है एयर वॉइस मार्शल एजाज महमूद मलिक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में, आपको भी वेलकम कहते हैं। शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ, हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊँगी। ज़रा फैक्ट्स एंड फिगर से पूरी पाकिस्तानी अवाम, क्या इस टाइम जितने भी लोग हैं जो कि समझ सकते हैं हमारी ज़बान को, वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अभी तक ये जो आलमी जंग छिड़ चुकी है, ईरान की पोजीशन क्या है, अमेरिका की पोजीशन क्या है, ज़रा हमें समझा दें कि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी ने कितना तंग करके रखा हुआ है इसराइल को, अमेरिका को और इसके साथ साथ गल्फ कंट्रीज़ को, कि वो मजबूर हो गए हैं कि अब अमेरिका को अपनी एयर स्पेस ना दें। बहुत शुक्रिया। देखें, आज 7वां दिन है और जिस तरीके से दी ऑपरेशन था एपिक फ्यूरी दैट हैज अनफोल्डेड, जो हम कह सकते हैं, एट द सेम टाइम टू प्रॉमिस लॉन्च किया। जब ऑपरेशन अनफोल्ड हुआ तो रिस्पांस गया ईरान की तरफ से, और ईरान की तरफ से इजराइल टारगेट थे, और सब्सिक्वेंटली जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज थे, गल्फ कंट्रीज थे, जहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्ट थे, फैसिलिटीज थे, उन पर भी स्ट्राइक्स हुए हैं। उससे ये हुआ है कि एक एक्सपेंशन वाला सिग्नल था, और एक्सपेंड जो वाइडर कॉन्फ्लिक्ट का शक था वो हो चुका है। सेम टाइम देखें कि अमेरिकन जो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 90% रिडक्शन हुई है मिसाइल अटैक्स में, और 83% रिडक्शन हुई है ड्रोन अटैक में उनके बकौल। लेकिन जो ईरान की तरफ से हमला जारी है उसमें से आप देखें जो इम्पैक्ट क्रिएट हम देख सकते हैं, उससे एक ये है कि अब अमेरिकन खुद कहते हैं कि आज इजराइल इज लाइक गजा, जिस तरीके से इम्पैक्ट मिसाइल्स का वहाँ पे हो रहा है, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट। फिर इसी तरह ड्रोन्स की जो पेनिट्रेशन है, ड्रोन के स्ट्राइक्स हो रही है, तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है। देयरफॉर वेस्टर्न कंट्रीज वो एक्नॉलेज करते हैं कि जो ईरान के ड्रोन्स है, स्पेशली शायद 136 ड्रोन्स जो हैं, कहते दे आर एक्टिंग एज ईरानियन एयर फोर्स। ब्रिगेडियर साहब, ना सिर्फ वेस्ट मीडिया बल्कि इस टाइम पे तो गल्फ हो, पूरे के पूरे आलम देखें, वो हैरान है कि ईरान जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है। इट वाज अनबिलीवेबल कि इनके पास सुपर पावर्स को चैलेंज करने के लिए ईरान इस तरह आएगा। मैं एजाज मलिक साहब आपकी तरफ आऊँगी। ज़रा आम अल्फाज में हमें समझाइएगा कि क्योंकि ईरान की नेवल फोर्सेस तो ख़त्म कर दिया, अमेरिका का ये क्लेम है, एयर फोर्स उनकी वैसे ही नहीं थी, अब उनके पास बचे ये देसी साख्ता ड्रोन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी जिससे वो अभी तक मुकाबला कर रहे हैं। ऑन दी अदर साइड उनके पास बिलियन ऑफ डॉलर्स के इंटरसेप्टर्स हैं। तो अगर कंपैरिजन में आपसे ये पूछूं कि इंटरसेप्टर्स कितनी तादाद में अभी उनके पास, गल्फ के पास या अमेरिका के पास या इजराइल के पास मौजूद हैं, क्योंकि ईरान के पास तो मिसाइल का बहुत ज़ख़ीरा मौजूद है, आप तो ज़्यादा हमें बेहतर तरीके से समझा सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक रिसोर्सेज का ताल्लुक है या हार्डवेयर का ताल्लुक है, तो ये एक एसिमेट्रिकल वॉर ही है टेक्निकली, जिसमें अमेरिका और इजराइल के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, और ईरान के पास, चूँकि ईरान पिछले 4 दहाइयों से सैंक्शन का शिकार है, तो उसके पास सिर्फ अपने बनाए हुए इक्विपमेंट हैं, और लेटली कुछ
चीन की तरफ से उनकी ज़रूर इमदाद हुई है। तो उसमें लेकिन जो एक चीज़ ईरान की फेवर में है वो ये है कि ईरान का इक्विपमेंट तादाद में ज़्यादा है, होम ग्रोन है, खुद वो बना रहे हैं। अब तो उनके लिए सस्टेनेबिलिटी निस्बतन अभी तक आसान लग रही है अगर हम इसका मुकाबला इजराइल और अमेरिका से करें, जिनके जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं वो बड़े अच्छे या सोफिस्टिकेटेड और महंगे भी हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्शन साइकिल बहुत तवील है। लॉकहीड मार्टिन या रेथियन जो कंपनीज वो मिसाइल सिस्टम बनाती हैं, वो एक महीने में बहुत कम तादाद में वो प्रोड्यूस करती हैं, तो उनको रिप्लेनिशमेंट का जो है एक मसला होगा अगर ये जंग तवील होती है तो। एब्सोल्युटली, और यही बात है। आई थिंक एक महीने में 6 शायद वो इंटरसेप्टर अगर तैयार कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड वो $20,000 के अंदर देसी साख्ता ड्रोन्स तैयार कर लेते हैं, जिसका मुकाबला ही कोई नहीं है। बट साहब, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बोला था, मैं ये तो हथियारों का हमने कंपैरिजन कर लिया, और आई थिंक अब पब्लिक रियली वांट्स टू नो कि ईरान के अंदर जो रिजीम है, जैसे उन्होंने कहा कि खामनाई के बाद उनका बेटा मुश्तबा आएगा, तो उन्होंने एक पूरी दुनिया को सिग्नल दिया है कि पॉलिसी वही चल रही है। ब्लड लाइन को अगर हम लेकर आए हैं तो इसका मतलब है जो आयतुल्लाह के डिसीजन थे ये मुश्तबा भी वही लेगा। बेसिकली दैट वाज अ साइलेंट मैसेज टू द होल वर्ल्ड। अमेरिका कह रहा है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, हमारी मर्जी से आएगा जो भी सुप्रीम लीडर आएगा। तो ये बड़ा क्रिटिकल सी एक सिचुएशन हो गई है। फिजा, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, आपकी बात को मैं समझ रहा हूं और अवाम भी समझ रही है। ना वो पहले ईरान के वालिद को तस्लीम करता था, अब वालिद का बेटा आ गया, ना वो बेटे को तस्लीम करता है। और ट्रंप मानदा किनू है, वो तो किसी को नहीं मानता है। लेकिन इस बात को एलैबोरेट करने के लिए हमें 3 टॉपिक्स को समझना पड़ेगा। पहला देखें ना कि हो क्या रहा है इस वक्त। हो ये रहा है कि ईरान पर अब तक 5000 टन से ज्यादा बारूद गिराया जा चुका है। अच्छा, ईरान की जानब से भी तकरीबन 571 मिसाइल और 1391 ड्रोन इस्तेमाल किए जा चुके हैं। अब ये दोनों साइड से जब ये हुआ है तो इसके 3-4 इंपैक्ट्स पर गौर करें। आप गौर करें कि इससे माहौल के साथ साथ इंसानी सेहत पर भी बुरे असरात जो पड़ेंगे, वो भी आने वाले दिनों में ये सारे इंपैक्ट आने हैं। जी जी। दूसरा, आप ये गौर करें कि फिर ईरान पर हमले से सिर्फ 48 घंटे पहले मोदी कहा था, मेरा यार, मोदी सरकार तो इसराइल गई हुई थी। क्यों गई हुई थी, क्या लेने गई हुई थी? बात यह है, भारत जो कभी गैर जानबदार होने का चैंपियन बनता था, अब वाज़ेह साइड लेने पर मजबूर हो गया ना, आ गया, खुल के नंगा हो गया मोदी साहब। अच्छा, अब इन तीनों चीज़ों को, दोनों चीज़ों को अगर आप गौर करके आगे लेके जाएंगी तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जंग के इब्तदाई दिनों में ही, यानी 100 घंटों में जो मैंने स्टडी किया है, उसमें लागत जो आई है वो 3.7 अरब डॉलर रही है, यानी रोजाना 891.4 मिलियन डॉलर। इतनी बड़ी लागत के साथ ये काम चल रहा है। और इकोनॉमिक टाइम्स जब मैंने स्टडी किया तो उसके मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग के पहले 48 घंटों में आलमी मंडियों में सरमायाकारी का जो 3.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान इस वक्त हो चुका है। अब आखिरी 4 लाइनें जी। बात यह है, पाकिस्तान इस जंग का फरीक ना भी हो तो भी इक्तिसादी फ्रंट लाइन पर खड़ा है, क्योंकि खलीज जंग में हमारा रोल है। ये जंग का मतलब ये है कि पाकिस्तान पे असर इसका होना है। महंगाई है, तेल है, बिजली है, दबाव है, मौशियत है। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त है। मैं मौके से फ़ायदा लूँगा क्योंकि मेरे पास फ़ज़ाओं का बादशाह बैठा हुआ है, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज साहब। एजाज साहब, मुझे ज़रा तशरीह है थोड़ी दूर फरमा दें कि इस वक्त अमेरिका बहादुर ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ईरान के ऊपर हमारी फ़ज़ा का मुकम्मल कंट्रोल है, यानी कि ईरान की फ़ज़ाओं पर इसराइल और ट्रंप हुकूमत जो है वो काबज़ इस वक्त हो चुकी है। मुझे यकीन है 100% अपनी पाक फ़ज़ाइया पर, बहादुर पर, कि उसने मुझे कभी लेट डाउन नहीं किया। आज भी उसने पूरी मुकम्मल हिकमत अमली अपनाई होगी। यहां तक मैं एग्री हूं आपसे, लेकिन पूछना यह चाहता हूं कि इसराइल इंडिया के साथ भी मिलकर दूसरी साइड से भी प्रेशर कर रहा है, अब ईरान की फ़ज़ाओं पर भी आ गया है। तो एयर वाइस मार्शल साहब, इसके पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे, क्या इंपैक्ट है, मेरी आवाम को जरा आगाह करें। एजाज महमूद भाई।
जी भट्ट साहब, आपकी तशवीश जो है वो यकीनन आप हक बजानिब हैं उसमें, लेकिन मैं आपके तवस्सुत से आपके नाजरीन को ये अर्ज करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास जो सर्विलेंस कैपेबिलिटी है तमाम अल्टीट्यूड्स पे, ग्राउंड लेवल से लेके हायर अल्टीट्यूड्स जहाँ तक कोई प्लेटफॉर्म मैंड या अनमैंड फ्लाई कर सकता हो, वहाँ पे पाकिस्तान की सर्विलेंस और डिटेक्शन कैपेबिलिटी जो है वो बड़ी पायदार है। ना सिर्फ ज़मीन के जो हमारे सेंसर्स हैं उनकी बदौलत, बल्कि हमारे पास एक बड़ा रोबस्ट एयरबोर्न कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है पूरा। तो हमारी जो कवरेज है वो बॉर्डर के दोनों तरफ, वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर दोनों तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत ज़्यादा इसमें नंबर्स या स्पेसिफिक्स में नहीं जा सकता मामले की जो है हसासियत की वजह से, लेकिन मैं ये यकीन दिलाता हूँ आपको कि हम डीप इनसाइड बॉर्डर, जिसको हम ट्रांस फ्रंटियर कवरेज कहते हैं, वो हमारी मौजूद है। और उस सर्विलेंस की बुनियाद पे हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 24/7 ना सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों बल्कि सरहदों के पार दूर तक वो तमाम मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अब ये जो जंग ईरान की, और एक तरह से ईरान वर्सेस इजराइल है, लेकिन पूरी सपोर्ट अमेरिका कर रहा है, अमेरिका इज बेसिकली अ प्रॉक्सी नाउ, तो क्या आपको लग रहा है कि ये, जिस तरह बहुत से ऐसे इंटरनेशनल मीडिया इसको कह रहा है कि ये मजहबी जंग है, ये एक प्रॉक्सी वॉर भी है रशिया और अमेरिका की, या ये जंग मज़ीद लंबी हो सकती है मिड टर्म इलेक्शन से, या तो पहले ट्रंप इसका फैसला कर देगा या फिर इसको पोस्टपोन करके मिड टर्म इलेक्शन के बाद इसको आगे कंटिन्यू करेगा, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि यह वाकई ये जंग बहुत लंबी होने जा रही है? देखिए, जिस तरह इन्होंने कहा, ट्रम्प ने भी कहा है 4 वीक्स है, कल इनके सेक्रेटरी वार ने भी बात की है 4 to 6 वीक्स इन्होंने बात की है। और ऑलरेडी देखिए कांग्रेस ने भी इंडोर्स कर दिया है, सेनेट ने भी इंडोर्स कर दिया है। जो शुरू में खदशात थे वो तो खत्म हो गए हैं, तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे आर विद ट्रम्प है, तो इट विल कंटिन्यू। द अल्टीमेट एम ये है, वे इस मौके से वो फायदा उठा के दे वांट टू एरोड द कॉम्बैट कैपेबिलिटीज पोटेंशियल्स ऑफ ईरान। जो कुछ बचा खुचा हो वो कहते हैं उसको मलिया में ऐड करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो अभी हो रही है, जिसका एक प्रेसिडेंट हमने बात की थी, बूट्स ऑन ग्राउंड की बात की है, तो लाइकली देखे एक डेवलपमेंट हो रही है साइमल्टेनियसली। एक जो कुर्द हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व होना शुरू हो गए ऑलमोस्ट, और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स अभी ईरान उधर भी कर रहा है। क्योंकि अब अगर ये आते हैं, देखें इनकी जो कुर्द हैं, वैसे देखा जाए तो इनके ये तुर्की में भी है, इराक में भी है, ईरान में भी है। जो ईरान में कुर्द है उनकी पॉपुलेशन इस 80 लाख के करीब हैं, और इनके साथ ही वो इराकी कुर्द हैं। इरबिल इज ए प्लेस जहाँ पे यूएस के 2 बेसिस हैं। अब ये वो जंप ऑफ पॉइंट बन सकता है, और ऑलरेडी वहाँ पे उनके जो फाइटर्स है, दे आर नोन एज पेशमर्ग, कि जो दे आर रेडी टू फेस डेथ, उनको अभी ये यूज करने लगे हैं CIA वाले। उनको अगेंस्ट वहाँ से लॉन्च करेंगे टुवर्ड्स ईरानी कुर्दिस्तान, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली उस एरिया में कोई गड़बड़ करेंगे। सो वी कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटीज, क्योंकि वहां से कदम उठाया जा चुका है। यहाँ से भी आपको बिजी रखेंगे, वहां से भी आपको डालेंगे। अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि हर चीजें आपको इतना आप कमजोर हो जाएं। दैट्स व्हाई वो कह रहा है कि, लेकिन मुमकिन ऐसा नहीं है। ईरान विल नेवर गिव इन, क्योंकि ईरान की अपनी हिस्ट्री है वो है। और जिस तरीके से मैंने बात की है कि मिसाइल उनके पास काफी साइजेबल स्ट्रेंथ है, अगर मिसाइल न भी हो तो ड्रोन्स का इतना इम्पैक्ट है, मौजूद है उनके पास के आसानी से इराक वाला हाल या बाकी हाल वाला नहीं किया जा सकता ईरान का, और ईरान ने इटसेल्फ प्रूफ भी करके दिखा दिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। सूरत हाल इस वक्त ये है कि ईरान के अंदर तो जंग जारी है, लेकिन हम इटसेल्फ खुद भी तो एक वॉर कंडीशन के अंदर मौजूद है ना। अफगानिस्तान के खिलाफ जो हम ज़रब लिल हक हमने जो ऑपरेशन जारी किया हुआ है, और हम आए रोज़ जो है वो अफगानिस्तान को पहले समझाते रहे कि ऐसा ना करे, लेकिन बाज जब नहीं आया तो फिर एट दी एंड इवेंचुअली चीज़ें हमने अपने हाथ में ली हैं, और फिर सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तानी फ़ौज को क्रेडिट जाता है। आप देख लें, अमेरिका ने जब अटैक किया या ईरान के अंदर, तो सिविलियन हो, कोई फ़ौजी तंजीम
सी बात हो, कुछ हो, उन्होंने बगैर कोई परवाह किए हुए अटैक कर दिए। अगर आप बाकी यूक्रेन के अंदर देख लें, रशिया के अंदर देख लें, वॉर जब भी होती है तो वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की और जिनेवा की और यूनाइटेड नेशंस के जो रूल्स हैं वॉर के, उनकी खिलाफ वर्जियाँ करते हुए अस्पतालों में हर जगह पे सिविलियंस को टारगेट कर देते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तानी फौज है पूरे खित्ते के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, जिसने अगर अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है तो सिर्फ टारगेटेड कार्रवाइयाँ की हैं, एक सिविलियन को हार्म नहीं किया है, सिर्फ उनके ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उन्हीं से मैं सबसे तो यही फितनतुल खवारिज के खिलाफ हम जो ऑपरेशन शुरू किया हुआ हमने, ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये हम तो ख्वारिजों को बलूचिस्तान से भी घसीट के निकाल रहे हैं, केपी के अंदर से भी उनको निकाल रहे हैं, लेकिन अब जो अफगानिस्तान में हम ऑपरेशन कर रहे हैं बिलखुसूस सिर्फ जो टीटीपी वाले हैं, दाइश वाले हैं, टीएलपी वाले हैं, जो कलदम तंजीमें हैं, सिर्फ उन लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं। तो ये आई गेस ये पाकिस्तान की फौज बड़ा सोच समझ के ये स्ट्राइक्स कर रही है अफगानिस्तान पर। यहाँ देखें कामयाबी का आप उससे आप यू कैन गेज कि आज देखें कि पिछले जब से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, आपके पाकिस्तान में देखें कोई सुसाइड हमला नहीं हुआ है, कोई व्हीकल बोर्न हमला नहीं हुआ है, कोई पब्लिक प्लेस में धमाका नहीं हुआ है, किसी मस्जिद पे हमला नहीं हुआ है, किसी स्कूल पर हमला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप ऑपरेशन कर रहे हैं, आप उनके हाईडोर्स पे जा रहे हैं, उनके लॉन्चिंग पैड्स पे जा रहे हैं, उनके ट्रेनिंग एरियाज पे जा रहे हैं। पहले आपने बॉर्डर एरियाज पे किया जो बॉर्डर रीजन्स में मौजूद थे, सब्सिक्वेंटली आप जो उनके पीछे मेन हेडक्वार्टर्स थे या लॉन्चिंग पैड जो ट्रेनिंग एरियाज थे आप वहाँ पे कर रहे हैं। राइट फ्रॉम ऊपर से आप देखें, अगर आप बगराम से लेके आप कंधार तक जितने एरियाज इन सबको आपने टारगेट किया है, और जितने इनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखें कि दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप टारगेट कर रहे हैं, और अफगान तालिबान रजीम के जो इंस्टॉलेशन है, हाइट जो उनके फैसिलिटीज है, जो उनको दहशतगर्दों को फैसिलिटेट कर दिया, तो वी आर टारगेटिंग देम। तो इट इज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, टारगेटेड है, एक्यूरेट है, देयरफॉर देयर इज नो सिविलियन कैजुअलिटी, और इस पर बहुत यकीनी हम इंश्योर कर रहे हैं। लेकिन वो मीडिया जितना भी शोर मचा दे, इंडियन मीडिया देख लें, अफगानी मीडिया देख लें, वो तो शोर मचा रहे हैं कि पता नहीं पाकिस्तान वहाँ पे क्या कर रहा है। पाकिस्तान तो सिर्फ वहीं पर टारगेट कर रहा है ना जहाँ पर उनके हाइड आउट्स हैं, जहाँ उनको ठिकाने तबाह कर रहे हैं, लेकिन वो पूरे का पूरी लॉबी एक पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टार्ट कर दी है इन्होंने। देखें दोनों मिले हुए हैं। इंडिया की भी एक हिस्ट्री है, आपने देखा होगा मार्के हक को बुनियाद मखसूस में वो लाहौर पोर्ट पे पहुंच गए थे। हाँ। और क्या किया, जिस तरह अफगानिस्तान ने भी कहा कि अफगानिस्तान की एयरफोर्स ने स्ट्राइक्स किए हैं, तो वो करेंगे क्योंकि पीछे इनको मास्टर प्रॉक्सी तो है अफगानिस्तान, लेकिन पीछे से जो उनके हर्डलर्स है उनको बता रहे हैं कि आपने ये चीजें करनी है, ये फॉलो करना है, तो वो भी एक प्रोपेगेट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो भी बात करता है सबूत के साथ बात करता है, हम एविडेंस भी देते हैं। तो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये, अनलेस ए वेरीफाइबल मैकेनिज्म ऑन ग्राउंड नहीं होगा, पाकिस्तान विल कंटिन्यू ऑपरेशन अगेंस्ट दोज टेररिस्ट। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं मलिक साहब आपकी तरफ आऊँगी। राज मलिक साहब, अभी जिस तरह हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, और जो अभी इसको हमें ये ईरान वॉर से पहले हमने स्टार्ट किया था, क्या आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव कर लिए हैं, मुकम्मल तौर पर तमाम हाइड आउट्स तबाह हो चुके हैं, या अभी स्टिल हम एयर स्ट्राइक्स इसी तरह से जारी रखेंगे, या कोई मुज़ाकरात, कोई अफगानिस्तान, कोई तालिबान गवर्नमेंट कोई अकल का हाथ मारेगी और कोई हमसे आकर बैठ कर बात करेगी, या इसी तरीके से हम इन वॉर स्टेट में रहेंगे दोनों कंट्रीज? देखें, मेरे ख्याल में अभी फौरी तौर पे इसका जो है ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू करने का इम्कान बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान की जो टेरेन है, जिस तरह से उनके पास वाफिर मिकदार में असलहा है, जो वहाँ पे जो है बड़ी प्लानिंग के साथ कसदन जो है अमेरिकन और नेटो फोर्सेस छोड़ के गई, और उसके बाद जिस तरह की इनको सपोर्ट है, पहले तो सिर्फ भारत की सपोर्ट थी, अब आपको पता है कि इजराइल भी इनको सपोर्ट कर रहा है। तो इस चीज़ का कभी इम्कान है कि हमें, क्योंकि हम बड़ी सिलेक्टिव टारगेटिंग कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटिंग कर रहे हैं, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि हमें अफगान अवाम से बिल्कुल कोई मसला नहीं है, हमें अफगानिस्तान की रियासत से भी कोई मसला नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वो एक ब्रादर इस्लामी मुल्क, एक अच्छे हमसाए की तरह वो खुशहाली से रहें, उनके यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, ताकि जो इस खिते का जो पोटेंशियल है इकोनॉमिक रिवाइवल का,
जो कनेक्टिविटी जो अफगानिस्तान के थ्रू हो सकती है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू हो सकती है, जो जिन रिसोर्सेज को जो ये कनेक्ट कर सकता है, तो हम तो चाहते हैं कि वो पोटेंशियल इस्तेमाल हो और खित्ते में अमन आए, वहाँ भी खुशहाली आए। लेकिन बदकिस्मती से ये इंतहा पसंद लोग जो जंग के अलावा, लड़ाई के अलावा, नारकोटिक्स और स्मगलिंग के अलावा, यानी पूरा जो एक इलीगल स्पेक्ट्रम है ना, उसके अलावा इनको और कोई काम आता नहीं है और ना ही इनकी नीयत है कुछ ऐसा करने की। और ऐसा तो नजर भी नहीं आ रहा है। मजबूरी बिल्कुल ठीक है। बट साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी कि ठीक, बट साहब ये जो अभी अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल बनी हुई है, मतलब हम तो चाहेंगे, जैसे बड़ा खूबसूरत एजाज मलिक साहब ने बताया है कि हमें तो कोई मसला नहीं है, उनकी गवर्नमेंट से भी मसला नहीं है, वहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट आए, कोई भी गवर्नमेंट आए, लेकिन आज आके बात यह है कि अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। हमारे साथ बॉर्डर लगता है, यहाँ से फ्रेश वेजिटेबल्स हम अफगानिस्तान बेचते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स 3000 के करीब जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन अफगानिस्तान को फौरी तौर पर पाकिस्तान से जाती हैं, और आपस में आपको पता है कि सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन में भी तो ये तो बहुत फ़ायदे हैं। तो अच्छा हम साया बन के रहे, इनको तकलीफ़ क्या है पाकिस्तान से, मुझे तो ये समझ नहीं आती। देखें फ़िज़ा, इस वक्त पूरी दुनिया ही हालत जंग में है। आप ये देखें कि हमारी अफ़गानिस्तान के साथ मसाइल चल रहे हैं, अमेरिका के ईरान के साथ मसाइल चल रहे हैं। इन हालात में पाकिस्तान गो के मैं समझता हूँ कि एटम बम और मजबूत आर्मी, ये सारी बातें मैं मानता हूँ आपकी बातें, लेकिन मेरे मुल्क की मौशत जो है वो इतनी मजबूत नहीं है, वो खारजा पॉलिसी के फैसले आज़ादाना तौर पर नहीं कर सकती। लिहाजा IMF और दीगर जो हमें इशारे मिलते हैं, अगर कर्जा देने से इनकार कर दे तो फिर हमें प्रॉब्लम आती है ना। अच्छा, ये सारी जंगों से इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आ रहा है। आप पाकिस्तान में देखें, शिया बरादरी जो है वो कितनी ज्यादा है। ईरान के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो शिया बरादरी वो तो मेरे पाकिस्तान में है, इराक से ज्यादा तो मेरे पाकिस्तान में है। लिहाजा हमारी शिया बरादरी का भी, आबादी का भी एक इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। और पाकिस्तान ने तो सऊदीया के साथ भी स्ट्रेटेजिक मुआहदा किया, अब वहां से भी अगर मुआहदा होगा, वो भी मुआहदा है, उन पर भी हमला हो रहा होगा। अब बात अगर आप गौर करेंगी कि इस वक्त जो ईरान ने कर दिया है और जो हम अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं, ये एक लामहदूद सी जंग शुरू हो गई है। लेकिन मैं जाते जाते, आपने मेरा ख्याल है ब्रेक पे जाना है, तो मैं एजाज भाई से ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि काबिल एहतराम एजाज साहब, इसराइल माजी में भी मिलकर भारत जो है वो इसराइल के साथ ये साजिशें करता रहता है और मंसूबे बनाता रहता है कि किसी ना किसी तरह ये पाकिस्तान के एटमी जो मराकज़ हैं उन पर कोई ना कोई शरारत करे, कोई फुलझड़ी फेंके। पहले तो भारत के साथ था, हम सेफ थे, फिर अब अफगानिस्तान से आ गया, अब ईरान से भी आ गया। इस वक्त जो मेरी एटमी मराकज़ है, मुझे यकीन है कि वो मजबूत हाथों में है, मुझे शक नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या अलर्ट और चौंका देने की ज़रूरत है हमें इस वक्त? हमारी पॉलिसी कुछ आवाम को बताना पसंद करेंगे ताकि आवाम कुछ मुतमईन हो। एयर वाइस मार्शल साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे जो न्यूक्लियर या स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनकी सेफ्टी का एक शानदार रिकॉर्ड है, और इसी तरह उसकी सिक्योरिटी के लिए जो हमारा पूरा एक रोबस्ट निज़ाम हमने डेवलप किया हुआ है, वो तो हर वक्त अलर्ट पे होते हैं, यानी हालात जैसे भी हों, क्योंकि हम कभी भी जो एक क्लासिक अमन की हालत में तो हम कभी रहते ही नहीं जी। ये हमें हमसाए ही ऐसे मिले हैं को हम तो नो पीस नो वॉर सिचुएशन में हैं। तो इसलिए हम अपने जो गार्ड्स हैं वो कभी भी लोअर नहीं कर सकते। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, आवाम से अपील मैं करता हूँ कि वो भी हमारे लिए दुआ करें। लेकिन ये कहने के साथ साथ ये मैं यकीन दिलाता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिफाई निज़ाम, पर्टिकुलरली जो एयर डिफेंस है, इन तमाम स्ट्रेटेजिक एसेट्स का वो नाकाबिल तस्खीर है। और यही वजह है कि आज तक किसी को ये जुर्रत नहीं हुई कि वो हमारे से
जो है इस मामले में किसी किस्म की वो पेशरफ्त करें। बेशक ऐसा ही है, और पाकिस्तान को तो हमने तो हर मौके पर प्रूफ भी करके दिखा दिया है। एक छोटे से ब्रेक पर हमने जाना है और ब्रेक के बाद सबसे अहम सवाल कि क्या वाकई पेट्रोल पंप्स बंद हो रखे हैं, एनर्जी क्राइसिस आ रखे हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे और हुकूमत का बयान इस पर एक ब्रेक के बाद। एनर्जी क्राइसिस जो पूरी दुनिया के अंदर ही एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि ईरान और अमेरिका की वॉर अगर बहुत लॉन्ग टर्म में चलती है तो सिचुएशन दो तरह की पैदा हो रही हैं। एक तरफ तो गोल्ड प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही हैं, और दूसरी जानिब जो पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोलियम और पावर सेक्टर के अंदर जो है वो बहरान जो है वो आ चुका है। अब पाकिस्तान के इस पर क्या इम्पैक्ट होंगे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो बंद कर दिया गया है ईरान की जानिब से, और पहले तो ट्रम्प ने ये कहा था, मेक श्योर किया था कि कमर्शियल जहाज़ जब गुजरेंगे तो उनके साथ अमेरिकन नेवल फोर्सेस भी जाएंगी, लेकिन पासदारान इनकलाब ने क्लियर कट वार्निंग दी है कि जिसको शौक है पूरा करके देख ले, एक बार अपना जहाज़ गुजार के देख ले, वो अभी भी हमारे कंट्रोल में है। वो जो एक छोटा सा पट्टी है 40 किलोमीटर की, उस पर अभी भी कंट्रोल जो है वो ईरान का मौजूद है। इकोनॉमिक पे क्या सूरत हाल रहेगी, और पाकिस्तान तो खैर पहले ही ऑलरेडी हमारे यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर खान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं और एक्सपर्ट हैं इकोनॉमी में, और वो हमें गाइड भी करते रहते हैं गवर्नमेंट को किस तरीके से इकोनॉमी को बेहतर किया जा सकता है। वेलकम टू द शो। मुझे ये बताएगा डॉक्टर साहब कि अभी पाकिस्तान के अंदर अगर मैं सीधा बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन करूं, हुकूमत कह रही है कि 28 दिन का पेट्रोल रिजर्व मौजूद है, लेकिन पेट्रोल माल ये जो डीलर्स एसोसिएशन है ये कह रहे हैं कि 20% हमारे पास रह गया है डीजल और 50% पेट्रोल है। अगले हफ्ते से पेट्रोल पंप्स भी बंद होंगे और 600 लीटर तक पेट्रोल मिलेगा। सूरत हाल क्या ऐसी रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि इससे जो इमीडिएट लेसन है वो हमें ये सीखना चाहिए कि हमें डे 1 से डिमांड कंजर्वेशन, यानी कि जब हमने शुरू किया था तो तकरीबन 28 प्लस डेज का हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मौजूद थी, ठीक है। उसको हमें एक्चुअली में 40 दिन तक खींचना चाहिए था। क्यों खींचना चाहिए था? क्योंकि ये क्लियर हो गया था कि द वॉर इज 4 to 6 वीक्स एज वाज कैटेगोरिकली सेड बाय द यूएस, और ऐसा लग रहा था। तो अगर हम पहले दिन पे ही ये कर लेते एनर्जी कंजर्वेशन और डिमांड मैनेजमेंट, और फिर सप्लाई साइड को भी मैनेज करते। एक्चुअल सिचुएशन शुरू से ये थी कि 28-30 दिन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 10 दिन के क्रूड और 15 दिन का एलपीजी था। इसमें क्योंकि 3-4 दिन अब गुजर चुके हैं, कुछ शिप्स डॉक भी होते हैं। आज मेरा ख्याल है 24 डेज के करीब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होंगी, और बाकी जो है 10-12 दिन या इससे कम का क्रूड होगा। क्रूड शायद मिल भी जाएगा, और एलपीजी जो है वो डिक्लाइनिंग है ऑब्वियसली, और हमें थोड़ा सा रैंप अप करना चाहिए लोकल प्रोडक्शन को। अब करना क्या है? सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर इज द फॉलोइंग, कि क्रूड की कीमत जो है, जो ब्रेंट क्रूड है वो $70 का था। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो टेस्ट कर रहा है तकरीबन $90 को। तो इसका मतलब ये है कि प्राइसेस जो हैं वो 28% बढ़ गई हैं। तो आप नए कार्गोज अगर अब खरीदेंगे तो वो आपको ना सिर्फ 28% महंगे मिलेंगे, बट ये भी याद रखिए पाकिस्तान ये फ्लैट्स की कीमत लेता है, बट मैं एक मिसाल दे रहा हूँ उस लिहाज से, इंश्योरेंस प्लस फ्रेट, ये तीनों चीजें बढ़ गई हैं, प्राइस, इंश्योरेंस, फ्रेट, तो वो महंगे पड़ेंगे। सो आपको बहुत बड़ा एक डिमांड कंजर्वेशन का जो एफर्ट है वो कर देना चाहिए था। अब आप कहेंगे कि ये मैं जो कह रहा हूँ इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मतलब मेरा बहुत ही जिसे कहेंगे ना कैटेगोरिकली क्लियर है। वर्क पैटर्न चेंजेस शुरू से कर देने चाहिए थे, जिसका मतलब क्या है, और ये पाकिस्तान ने बड़ा सक्सेसफुली कोविड के टाइम पे भी किया है, और जब एनर्जी शॉर्टफॉल थी तब भी करते थे। मैं ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दिस वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अथॉरिटीज तो खुद समझदार हैं, वो समझती हैं। वर्क फ्रॉम होम करें, प्राइवेट सेक्टर भी करे, पब्लिक सेक्टर को भी करना चाहिए। हाइब्रिड वर्क करें, 4 days a week चले जाएं। आपको पता है आज 12 बजे बंद हो जाता है जुमे के दिन। अब अगर सुबह 9 से 12 3 घंटे डिले भी कर देंगे, या वो 3 घंटे बाकी 4 दिन ले जाएंगे, तो ट्रांसपोर्ट कितनी बच जाएगी? स्टैगर्ड टाइम करें, और मेरे ख्याल में ऑनलाइन स्कूलिंग, और ये हम कर चुके हैं मेजर एरियाज में, और स्पेशली यूनिवर्सिटीज लेवल पे कर देनी चाहिए। ये नंबर 1 है। नंबर 2 मोबिलिटी मैनेजमेंट, जिसका मतलब है नॉन एसेंशियल ट्रैवल्स, और कोटाज लगा दें। जो फ्यूल आपने फॉर एग्जांपल लेट्स से मैम आपको कोई फ्यूल देता है जीएनएन, आपको 300 लीटर देता है, उसको 250 लीटर कर दे, 200 लीटर कर दे, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। सो पब्लिक बिहेवियर को जो डिस्क्रेशनरी के आप बाहर जा रही हैं 4 दफा हफ्ते में, आप उसको 2 दफा करें।
सो ये सेंस में कार पूलिंग ये काम हमने किए हुए हैं, पर ये इंडिया दे दें। एनर्जी एफिशिएंसी है और मार्केट डिसिप्लिन, जिसका मतलब है होर्डिंग ना होने दें। और जैसे आपने शॉर्टफॉल का कहा कि शॉर्टफॉल अगर इसलिए आ रही है कि लोग खुद होल्ड कर रहे हैं क्योंकि कीमत बढ़ जाएगी ना। यस। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह कि कीमत अब चूंकि हफ्तावार बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो अगले 3-4 पहली को बढ़ी होगी तो 7 को कीमत बढ़ जाएगी दोबारा। तो एवरीवन वांट्स के वो होल्ड कर उसको थोड़ा होल्ड कर ले ताकि आगे जैसे ही वो एग्जैक्टली यही बात है। और इसी चीज़ के लिए तो गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म बनाना है ना, कि प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा है कि वो पेट्रोल पंप को सील कर दे जो महंगा पेट्रोल दे रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा। मतलब ऐसा तो रेयर ही हमने देखा है कि कोई पेट्रोल पंप सील। लेकिन बट साहब मुझे ये बताइए, जैसे पहले हमने बात की कि अबना हर्मुज़ को अगर जिस तरीके से ये पासदाराना इनकलाब कह रहे हैं कि हमारे कंट्रोल में है, ये तो पूरी दुनिया का ऑयल, मतलब इस टाइम पे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है जो इफेक्ट हो रहा है। ये बहरान, एनर्जी क्राइसिस तो पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड होने जा रहा है। कोई चांस, कोई रास्ता, कोई इस तरीके से अगर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठता है ईरान, तो सबसे पहले फर्स्ट डिमांड तो आई थिंक अमेरिका ही करेगा कि अबना हर्मुज़ को फौरी तौर पर खोल दिया जाए। कोई उसके खुलने के कोई चांसेस हैं? देखें फिजा, फिलहाल तो चांसेस नहीं है। आज 7वां दिन है अबना हर्मुज़ को बंद हुए, और पहले 7 दिनों में जब बंद होता है तो फिर इसका शिपिंग इंश्योरेंस महंगी हो जाती है, खाम तेल की कीमतें तेज़ी से ऊपर जाती है, टैंकर्स रुक जाते हैं। ये पहले 7 डेज तो हो गए हैं। अब अगले 7 दिन से अगर आप 14 दिन का हिसाब करें तो मेरे ख्याल के मुताबिक खलीजी ममालिक की जो बरामदात है वो मुतासर होना शुरू हो जाएगी। आलमी सप्लाई चेन जो है वो दबाव में, पेट्रोल डीजल की कीमतों में नुमाया इजाफा होगा। और अगर इससे भी आगे थोड़ा सा तवील जंग चलती है तो मेरा ख्याल है खाम तेल $100 से ऊपर जाने के मुझे तो कभी इम्कानात लग रहे हैं। लेकिन अहम नुक्ता यहाँ पर यह है कि यूनाइटेड स्टेट, चीन, यूरोप, ये सब को जो अपनी बातें कर रहे हैं, ये फौजी तसादम जूं बढ़ता जाएगा तो इकॉनमी तो उड़ती जाएगी। लेकिन 2 लाइनें मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि इस मौके पर माहिर मौशत डॉक्टर नजीब साहब, आप भी हमारे साथ हैं और काबिल एहतराम है, मौशत को मुझसे ज़्यादा आप समझते हैं। लेकिन मैं ये 2 लाइनें आपके लिए कहना चाहूँगा कि मेरी इतलात के मुताबिक अगर ये मामला बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट, बिजली पैदावार, ज़रूरी शोबा जो है वो मुतासर होंगे। महंगाई और बेरोज़गारी दोनों बढ़ सकते हैं। इन हालात में मेरा मुल्क जो है, एक तो मैं अफ़गानिस्तान की तरफ झुका हुआ हूँ, उससे फाइट करके उसको ठीक कर रहा हूँ, दूसरी तरफ से ईरान की फ़ज़ाओं में इस वक्त जो है वो इसराइल और अमरीकी तैयारे आ गए हैं। भारत मेरा पहले से मुखालिफ है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, मेरी मुल्क कहाँ खड़ा है इस वक्त, को रहनुमाई फरमाएं। इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि अनसर्टन सर्कमस्टांसेस हैं। ईरान के साथ चूंकि बॉर्डर मिलता है, अफगान के साथ एक चपकलिश चल रही है, इंडिया से करके आ रहे हैं एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व। सो ऑब्वियसली, बट ऑल इन ऑल देखिए, जहाँ तक हम अपने जो इमीडिएट है, 4 चीज़ें हैं जिनको मैनेज करना है। एक तो मैं जैसे कह रहा था, डिमांड साइड और सप्लाई साइड को मैनेज करके जो भी तेल की कीमत है उसमें इस वक्त क्योंकि एक बहुत बड़ा आंसर टैक्सेस का है, जिसको पीडीएल कहते हैं, जो 100 रुपए के करीब है, उसको कुछ आईएमएफ से बात करके मैनेज कर लें। नंबर 2, जो रेमिटेंसेस हैं, क्योंकि रेमिटेंसेस भी हिट हो सकती हैं। अगर यूएई में, मिडल ईस्ट में, ऑल ओवर सऊदी अरेबिया में अगर एक जिसे कहते हैं स्लो हो जाती हैं उनकी इकोनॉमीज, बिकॉज उनको भी याद रखिए बहुत तकलीफ तो ये होगी कि उनका सारा जो फूड है वो तो बाहर से आता है, वो कोई वहाँ पर फूड थोड़ी सारा मैन्युफैक्चर करते हैं या उगाते हैं या जिसे कहते हैं एग्रीकल्चर करते हैं। सो ऑब्वियसली दिस कांट लिंगर ऑन फॉर टू लॉन्ग, सो दैट्स द थिंग। तीसरी जो पाकिस्तान रेमिटेंसेस हो गई, ऑयल की कीमत हो गई। तीसरा हमारी एक्सपोर्ट्स हिट हो सकती हैं, बिकॉज जो डिस्क्रेशनरी बाइंग है, यानी कि आपने लिनन खरीदनी है अमेरिका में, आप रोक लेंगे, इस तरह आपकी जो एक्सपोर्ट हैं उसको हिट हो सकती है। तो आपका जो बैरूनी खसारा है तो उसको संभालने के जो मेजर्स हैं वो ले लेने चाहिए। और चौथी जो मैं कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट ओवरऑल स्लो है, ये 2-4 माह तो अब मुश्किल गुजरेंगे और हमें रिकूप करना चाहिए कि जो एक्सपेंडिचर्स कर रही है हुकूमत उसको कंट्रोल करे, क्योंकि टैक्सेस की मद में कम आप कमा पाएंगे। और एक जो इसमें अच्छी चीज़ है वो ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए हमने कुछ लेसन्स फिर दोबारा, जो मैं जब कोविड था तब भी कहता था, मैं रिपीट कर देता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी लॉन्ग टर्म के लिए, डिमांड कंजर्वेशन तो शॉर्ट टर्म है, पर लॉन्ग टर्म क्या है, आपने एनर्जी रिजर्व्स बनाने हैं ना। आपके पास 3 माह का अगर एनर्जी स्टोरेज होता तो आप बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन। एग्जैक्टली इसी तरह होता है। और मैं आपकी बात से ये समझी कि हमें
वक्त से पहले से अभी भी कर लें तो बहुत देर नहीं हुई, हमें ये फैसले पहले भी ले लेने चाहिए था या आप ले लें, इस पर मजीद जो है वो ना करें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी 7:03 पर। मुझे और शहजाद हुसैन बट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।